ओके, आप चाहे तो फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, लिंकिंग एंड ऑल वो सब चीज़ से, जैसा आपकी मर्ज़ी। आप कंटिन्यू उसको भी कर सकते हैं, जिसने इलेक्ट्रिकल का काम कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो यहाँ जब हम अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आते हैं इलेक्ट्रिकल से जस्ट नेक्स्ट आपके पास होता है मैकेनिकल, और मैकेनिकल में आप देखते हैं आपके पास आता है एच में भी अपने फ्लोर प्लान्स हैं, सीलिंग प्लान्स हैं। हमने कम्प्लीटली लिंकिंग कर लिया है। बाकी लेवल्स के रेस्पेक्ट में अभी यहाँ आपको फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया। आपको आता है, आप आराम से अब कर सकते हैं। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, हम ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। अभी हम फ्लोर प्लान पर हैं। फ्लोर प्लान पर अगर हम उसके सिमिलर पैटर्न में काम करें, थोड़ा सा एक चेंजेस कर लें उसी के अकॉर्डिंग। आई थिंक फ्लोर को हमने इस एरिया को डिवाइड किया था ना, स्पेस को, वो कर लें एज इट इज़, जिससे प्रोजेक्ट में वेरिएशन ना आए ज़्यादा। और स्पेस सेपरेटर वगैरह अब तो आपने यूज़ कर ही लिया है, कैसे यूज़ करते हैं। हमने ये स्पेस सेपरेट किया और इस स्पेस को अलग से डिफाइन कर दिया। 2438 हाइट है, आपको पहले से पता है। हमने यहाँ आकर के स्पेस बना दिया और इसको हमने बोला था कॉरिडोर एक्सटेंड करके कुछ लिखा था हमने, एग्जैक्टली याद नहीं है। अब बात करते हैं इस पोर्शन की। इसको हमने पूरा हाइट दिया था, और हाइट मेज़र करने के लिए हम क्या करें, इसका एक सेक्शन क्रिएट कर लें। ओके, अब इतनी अच्छी याददाश्त मेरी नहीं है। आप इसको अप्रॉक्स यहाँ तक ले जाएं, आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा। 555। चलिए जी, ये अपना परफेक्ट हो गया कंप्लीट। स्पेस का काम कंप्लीट है, इतना हम सबको आता है। अब बात ये आती है, देखिए जैसे हमने इलेक्ट्रिकल कभी शुरू किया था, अगर याद हो आपको, हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनालिसिस किया था, जिससे आपको पता चला था कहाँ कितनी इल्यूमिनेशन की ज़रूरत होगी। अगर आप मैकेनिकल के फ्लोर प्लान पर आते हैं और अब यहाँ आकर अपने किसी भी स्पेस को सेलेक्ट करते हैं, स्पेस को सेलेक्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में आए, मैं अगर इलेक्ट्रिकल को मिनिमाइज़ कर दूँ, हम बात करें मैकेनिकल फ़्लो। मैकेनिकल फ़्लो के अंदर आपके पास 3 पैरामीटर्स आपको नज़र आएंगे, सप्लाई, रिटर्न, एग्जॉस्ट। एक पैरामीटर के अंदर 3 चीज़ें होंगी, स्पेसिफाइड सप्लाई एयर फ्लो, कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो और एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो। तीसरी चीज़, आपको यहीं से उसकी यूनिट का अंदाज़ा भी हो जाएगा, लीटर पर सेकंड में गिवन है। हमने बोला यूएन, यूनिट के लिए हमें यूनिट चेंज करना है एचवीएसी से रिलेटेड, तो आप इस डिसिप्लिन को कॉमन की जगह यहाँ एचवीएसी सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला दिया गया है एयर फ्लो, लीटर पर सेकंड में है। लेट से हमारा रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं क्यूबिक फीट पर मिनट, सीएफएम में मेज़र करना। आप यहाँ से यूनिट को चेंज कर सकते हैं सीएफएम। आप ओके करेंगे, आपका यूनिट सेट हो गया, ओके कर दीजिए, ये कंप्लीट हो गया यूनिट सेटअप। कोई दिक्कत? ओके, इसके बाद अब थोड़ा सा चीज़ों को समझना है कि ये सब क्या है। तो ये तो पता है सप्लाई क्या है, रिटर्न क्या है और एग्जॉस्ट क्या है। इन तीनों में डिफरेंस पता है अभिषेक? नहीं पता? पूछ क्यों नहीं रहा? जैसे फॉर एग्जांपल एसी लगा हुआ है, वो सप्लाई दे रहा है, एयर दे रहा है आपको ठंडी, दैट इज़ सप्लाई, उसकी सप्लाई आ रही है। वो रूम की एयर भी वापस लेता है, वो रिटर्न है। और अगर मैंने कहीं किचन का स्पेस है, किचन में हम एग्जॉस्ट या चिमनी लगाते हैं, वो क्या करता है, उस एयर को पकड़ता है और बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, दैट इज़ एग्जॉस्ट। 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफाइड सप्लाई एयर फ्लो, जैसे कल अमान भी बात कर रहे थे कि सर लाइटिंग कैलकुलेशंस के लिए हम लोग डायलैक्स यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह हीट लोड कैलकुलेशंस करने के लिए भी हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे हैप होता है। हैप का होता है आर्ली एनालिसिस प्रोग्राम, या मैनुअली एक्सेल शीट्स पर जो एनालिसिस किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड E20 शीट्स, वो सब किया जाता है उसमें। थे हमारे पास, जैसे मैं आर्ली एनालिसिस प्रोग्राम एक आपका
हीट लोड कैलकुलेशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, वो कैरियर का सॉफ्टवेयर है। कैरियर के ऐसे आते हैं, कैरियर वालों का ये आर्ली एनालिसिस प्रोग्राम। सेकंड हमारे पास एक एक्सेल शीट आवरली। सेकंड मैनुअली एक्सेल शीट्स पे जो कैलकुलेशन की जाती है उसको बोलते हैं E20 शीट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ से क्या है मतलब है, अगर आपने कैलकुलेशंस रेविट पर नहीं की, आपने कैलकुलेशन की किसी अदर सॉफ्टवेयर पर, तो वहाँ से जो वैल्यू आपको मिली, आप यहाँ आएंगे, मान लीजिए आपको मिला कि भैया इस ऑफिस स्पेस के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 650 CFM की है, एक्सटर्नल रिसोर्स से पता चला, तो आप यहाँ डालेंगे वो वैल्यू स्पेसिफाइड। अगर हमने कैलकुलेशन रेविट पर ही की तो यहाँ देखो लिखा है ना नॉट कंप्यूटेड, कैलकुलेशन होते ही वो वैल्यू अपने आप यहाँ आ जाएगी क्योंकि रेविट ही कैलकुलेट करेगा, और जो वैल्यू यहाँ आएगी वही ऑटोमेटिकली यहाँ भी स्पेसिफाई हो जाएगी अपने आप। तीसरा है एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो। जब हम एयर टर्मिनल इस स्पेस में प्लेस करेंगे, उस एयर टर्मिनल की कैपेसिटी डिफाइन करेंगे, तब एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो अपडेट होगा। जैसे लाइट लगाने के बाद एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन में वैल्यू आती थी, सेम इसी तरह एयर टर्मिनल प्लेस करने के बाद मैकेनिकल फ्लो में एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो आपको नज़र आएगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब सेम कहानी है, अगर हम सप्लाई की बात करते हैं, हमारे पास सीलिंग है, हम सीलिंग पर प्लेस करेंगे एयर टर्मिनल। आप सिस्टम्स में जाएंगे, सिस्टम्स में आपको ऊपर की तरफ HVAC मिलेगा। एयर टर्मिनल के लिए आप AT शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ जाएंगे AT पर प्लेस करेंगे एयर टर्मिनल। जब आप एयर टर्मिनल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने बोला कि 3 पैरामीटर्स हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, दिस इज सप्लाई, रिटर्न, एग्जॉस्ट। हम अभी बात कर रहे हैं केवल सप्लाई। आपको दिया गया है 600 बाय 600 फेस, 300 बाय 300 कनेक्शन। क्या है, आराम से बात करेंगे। अगर ये डिफ्यूज़र मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ कर्सर लेकर आ रहा हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है लाइट की तरह कि प्लेस ऑन फेस। तो मुझे यहाँ लेवल से गैपिंग बताना पड़ेगा मेरी सीलिंग की हाइट। अब मैं कर्सर लेकर यहाँ आता हूँ, ये मेरा एयर टर्मिनल है, मैंने प्लेस कर दिया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो, आगे वैल्यू 497.94 CFM। ये वैल्यू कहाँ से आई? एयर टर्मिनल को सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं आपको अगर रिक्वायरमेंट ओनली 300 CFM की है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला मेरी रिक्वायरमेंट इस रूम में केवल 300 CFM की है, डिफाइन कर दिया आपने कैपेसिटी। आप सेलेक्ट करिए, अब 300 ही दिखा रहा है यहाँ भी। अगर आप स्पेस को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी देखिए 300 CFM आ गया। अगर ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल तो कंपनी का ऑलरेडी डिज़ाइन होगा कि वो कितना एयर फ्लो देगा, तो हम वो सेट करेंगे ना, तो वो डिज़ाइन है। डक्ट का रिसाइजिंग होती है उसके साथ। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो हम सेट करेंगे। डक्ट रिसाइजिंग होती है, ये डंपर से कंट्रोल करेंगे। मैं कह रहा हूँ डक्ट की रिसाइजिंग होती है भाई, डक्ट से जितनी एयर आएगी वही तो एयर टर्मिनल देगा। तो रिसाइजिंग डक्ट्स की होगी। इसका वो नहीं है, ठीक है, इसमें क्योंकि अपना कोई कॉम्पोनेंट लगा है ना, नहीं कंपोनेंट इसमें नहीं लग रहा, ये तो एयर टर्मिनल है केवल। इसका काम ये है जो सप्लाई से मिली बस ये फ्लो दे रहा है आगे, और कुछ नहीं है। पर भी डक्ट पे लगता है यार, इसमें नहीं लगता। सारे कंपोनेंट डक्ट्स के साथ लगेंगे। एयर तो रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगा किस स्पेस में कितना रिक्वायरमेंट? अभी हमने जैसे लाइटिंग एनालिसिस किया वैसे हम हीट लोड कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना पहले। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपको ये प्रॉपर्टीज़ का पता चले कौन सी वैल्यू क्या है, आपको ये पता होना ज़रूरी है सबसे पहले। मैं वो चीज़ बात कर रहा हूँ, समझ आ गई बात? अभी इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। स्पेस ऑलरेडी डिफाइंड है। अब आप जाएंगे सीधे एनालाइज टैब। जब आप एनालाइज टैब में जाएंगे
आपके पास स्पेस एंड जोन्स के राइट साइड में होता है रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल। आपने शेड्यूल्स पहले भी बनाए थे। अब आप इससे पहले ऊपर की तरफ आएँ तो यहाँ एक ऑप्शन है हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स। अगर आप लोगों के पास 2022 या उसके बाद का कोई भी वर्जन होगा, आपको ये आइकन अपने सिस्टम में मिलेगा ही नहीं। तो उससे पहले वाले आपको मिलेगा एनर्जी एनालिसिस करके। तो ये आइकन इनेबल करना होता है, हो जाएगा लेकिन इनेबल करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग हटके चीज़ें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आइकन इनेबल्ड कैसे होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। बाकी ये ऑप्शन आएगा तो हम यूज़ कर सकते हैं हीट लोड कैलकुलेशन। सबसे पहले हमें स्पेस ऑलरेडी डिफाइंड है, उनकी हाइट भी डिफाइन है, सारे स्पेसेस हमने डिफाइन कर दिए। अब हम सीधे चलते हैं, मान लीजिए हीट लोड कैलकुलेशन। जैसे आप हीटिंग एंड कूलिंग लोड पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपने जितने स्पेसेस डिफाइन किए हैं वो सारे आपको हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि आपने ग्राउंड फ्लोर ही तो किया ना अभी, और ये इसकी हाइट कंप्लीट दी आपने, ये पूरा नज़र आ रहा है आपको। बिल्डिंग का टाइप कैसा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं, पैरामीटर्स चेंज होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करना होता है अपना बिल्डिंग टाइप, किस टाइप का बिल्डिंग है। लाइब्रेरी, होटल, मोटल, स्कूल, स्पोर्ट्स एरिया, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, किस टाइप की आपकी बिल्डिंग है। हमने बोला हमारा ऑफिस स्पेस है। लोकेशन, लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ का ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर अलग अलग होता है, और उसी के बिहाफ पर कैलकुलेशन होती है, इसलिए ज़रूरी है लोकेट करना। मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट सिटी लिस्ट से डाटा उठा रहा हूँ। कई बार जो हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, बट लाइसेंस इशूज़ की वजह से इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट सिटी लिस्ट पे जा रहे हैं। सिटी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन उठाया, आपने ओके किया। ओके करते ही अगर मैं वापस जा करके आपको दिखाता हूँ वेदर, तो देखो यूज़ क्लोजेस्ट वेदर स्टेशन दिल्ली सफदरजंग, और आप चेक करें वैल्यूज़ को, अगर जनवरी टू दिसंबर उसने ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और मीन डेली एवरेज उठा लिया। ये तभी उठाएगा ना लोकेशन टू लोकेशन अलग होगा, इसलिए हीट लोड कैलकुलेशन के लिए लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, अगर आप उसके अलावा साइट का भी कोई लोकेशन देना चाहते हैं तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं, हम अभी ओके कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन इस ग्राउंड प्लेन कहाँ है हमारा, लेवल 1 ही हमारा ग्राउंड है। प्रोजेक्ट फेज़ कैसा है, नया कंस्ट्रक्शन है या एग्जिस्टिंग कोई कैलकुलेशन कर रहे हो आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के लिए। हमने बोला नहीं, न्यू कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सिल्वर स्पेस टॉलरेंस, क्या कहना चाहेंगे? नो आइडिया। आपने कुछ चीज़ें, मैं इस सेटिंग को फ़िलहाल सेव कर देता हूँ ताकि वो एज इट इज़ रहे। आपको मैं फ्लोर प्लान पर लेकर आता हूँ। एक स्पेस ये है आपका, दूसरा स्पेस आपके पास ये है, तीसरा स्पेस ये है, चौथा स्पेस आपके पास ये है। दिस इज सिल्वर स्पेस। आप अगर गूगल पर जाते हैं, एग्जाम्पल्स देखो, ये सब हमारे सिल्वर स्पेस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। ओके, आप भी यहाँ देखें, अगर कुछ सिल्वर स्पेस की वैल्यूज़ को उसने डिफ़ॉल्ट लिया है अराउंड 1 फीट, आपको अंदाज़ा लेना है कि भैया ये कितना स्पेस है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, या एग्ज़ाम्पल के साथ जाइए ही मत, सीधे DI डायमेंशन से हम मेज़र करें
वॉल का फेस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 610। अब यही मान लेते हैं हम लोग 610 सिल्वर। बिल्डिंग एनवलप, दो तरह के ऑप्शंस हैं, फंक्शन पैरामीटर्स उनके या केवल एक्सटीरियर एलिमेंट्स को यूज़ करना है। नहीं, हमने बोला हर एक एलिमेंट पैरामीटर के फंक्शन को देखना होगा उसके अकॉर्डिंग। इससे मतलब क्या है, इंटीरियर में जितने भी पार्टीशंस हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स कंपोनेंट्स आप प्लेस करेंगे, आप हर एक चीज़ के को कंसिडर कर रहे हैं। बिल्डिंग सर्विस, अब देखो जब आप HVAC डिज़ाइन करना सीखते हो उस टाइम पर आपको ये बिल्डिंग सर्विस यूज़ करना सिखाया जाता है। जैसे इक्विपमेंट का सिलेक्शन कैसे होगा, किस टाइप के इक्विपमेंट्स आप यहाँ लगा सकते हैं, ये सब हमारा HVAC डिज़ाइन का पार्ट होता है। MEP, जब आप रेविट MEP करते हो उस वक्त आप केवल मॉडलिंग कर सकते हो। हमने फ़िलहाल सिंगल डक्ट का एज इट इज़ रखा डिफ़ॉल्ट भी। नेक्स्ट आपके पास आता है शिमेटिक टाइप्स। शिमेटिक टाइप्स में आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर यू फैक्टर्स दिए होते हैं। यू फैक्टर डिपेंड करते हैं कि हमारे अगर वॉल यूज़ हो रही हैं तो किस मटेरियल की वॉल हैं, क्या उनकी थिकनेस है, हर एक मटेरियल के अकॉर्डिंग उनके यू फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। यानी कि हीट कितना जल्दी डिसिपेट हो सकता है, कितना सनलाइट अंदर आ सकता है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आप ओवरराइड करना चाहते हैं आप ओवरराइड कर सकते हैं वैल्यूज़ को, या आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा यू फैक्टर आपको यूज़ करना है। अगेन HVAC डिज़ाइन का पार्ट होता है। बिल्डिंग इनफिल्ट्रेशन क्लास, आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें जितने भी रेजिडेंशियल हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं या अपने घरों में आप देखो कि जहां आप जिस रूम में AC यूज़ करते हो, क्या वो रूम 100% एयर टाइट होते हैं? नहीं होते, एयर लूज हो ही जाती है। आप यहाँ का एग्जांपल देखो, ऊपर गैपिंग्स हैं, गेट के ऊपर गेट के नीचे गैपिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली लूज क्लासेस होती हैं। यहाँ पर इसी तरीके के 3 ऑप्शंस होंगे, 3 ही है ना, लूज, मीडियम एंड टाइट। ऑफिस स्पेस काइंड ऑफ मीडियम स्पेस आप कह सकते हैं, टाइट तो नहीं हो सकता जो ऑफिशियल भी होता है। लेट्स से टेक इट विथ मीडियम ले लेते हैं। अगर टाइट स्पेस है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लोग हॉस्पिटल्स में जाते हो, हॉस्पिटल्स में जो आपका लैब्स होती हैं, लैब्स होती हैं, OT होते हैं, वहाँ पर क्या है कि ब्लड के सैंपल्स हैं या ऑर्गन्स हैं, उनका वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको एयर को आप वापस ले करके फिर उसी को फ्रेश करके तो दे नहीं सकते, क्योंकि जर्म्स, वायरस, आप उन चीज़ों को रिमूव नहीं कर सकते इसी से। इसलिए उस एयर को 100% एग्जॉस्ट किया जाता है और 100% फ्रेश एयर का इंटेक किया जाता है। यानी कि 100% सप्लाई होता है, 100% एग्जॉस्ट होता है। इस तरह के स्पेसिस को हम रखते हैं टाइट के केस। ठीक है जी बात। ओके, तो इसीलिए आप इन्फिल्ट्रेशन क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट टाइप गो विद स्टैंडर्ड, क्रेडिट्स हमारे पास है नहीं, डिटेल्स पर चलते हैं। अब और ज़्यादा डिटेल्स में अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे आपको याद होगा हम डिटेल्स में गए थे जब हम लाइटिंग एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने ये देखा था ना कि ऑफिस टाइप का है तो इतना इल्यूमिनेशन चाहिए, अगर हमारे पास कोई स्टोरेज है, स्टोरेज रूम है तो अलग इल्यूमिनेशन की वैल्यू चाहिए, रेस्ट रूम के लिए अलग चाहिए। सेम इसी तरह सप्लाईज भी तो अलग अलग होती हैं। अगर मैं इन स्पेसिस को एक्सपेंड करता हूँ, सबसे पहला स्पेस आता है मैकेनिकल। स्पेस का टाइप कैसा है, अब हम इंडिविजुअल सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैकेनिकल रूम है तो यहाँ पर स्पेस टाइप आप डिसाइड कर सकते हो। मैकेनिकल एक ऑप्शन आता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये रहा देखो। जैसे ही आप टाइप चेंज करते हो, देखो ये देखना, एरिया पर पर्सन चेंज होते हैं, एरिया पर पर्सन चेंज होते हैं, लाइटिंग लोड की डेंसिटी चेंज होती है, लाइटिंग शेड्यूल्स चेंज होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी हीट लोड कैलकुलेशन वेरी करेगा।
इस तरीके से आपको स्पेस का टाइप, कंस्ट्रक्शन के टाइप्स, सारे यू फैक्टर्स इंडिविजुअल सिलेक्शन करने होते हैं। डिटेलिंग के लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको HVAC डिज़ाइन करना पड़ेगा इसको इन डेप्थ समझने के लिए। इंडस्ट्रीज़ के अगर लेवल पर बात करें तो रेविट पर डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं करती। वो करते क्या हैं, लेट से एक स्टोरी की कैलकुलेशन कर लिया मैनुअली, फिर किया सॉफ्टवेयर पर और ये चेक किया कितना परसेंट वेरिएशन आ रहा है। परसेंटेज उन्हें पता लग गया, लेट से 10% का है या 20% का वेरिएशन आया। अब एक स्टोरी कर लिया ना मैनुअली, अब वो पूरे को मैनुअली नहीं करेंगे, अब बाकी को रेविट पर कर लिया। जो वेरिएशन उन्हें पता है 20% का है, 20% वेरिएशन मैनुअली कंसिडर कर लिया कि हाँ यार ये मैनुअली वैल्यूज़ में इतना वेरिएशन आएगा, उस वैल्यू को कंसिडर कर लिया। लेकिन हम 100% सॉफ्टवेयर पर रिलायबल अभी भी नहीं है, जो डेडिकेटेडली नहीं है हीट लोड कैलकुलेशन के लिए। अब फॉर एन एग्जांपल आपको हैप यूज़ करना है, भाई वो है ही हीट लोड कैलकुलेशन के लिए बनाया गया, उसको आप यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ का आप यूज़ करते हैं। हर एक स्पेस को आपको कैटेगरी वाइज डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप सारा डिफाइन कर देंगे उसके बाद जा कर के आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। आपके पास आ गया लोड्स रिपोर्ट। आप नीचे की तरफ जाएं, स्पेसिस के वैल्यू, एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट, कूलिंग, हीटिंग, सारी वैल्यूज़ आ गई आपके पास। फिर स्पेस वाइज अलग अलग समरी हर एक स्पेस की। एक कूलिंग लोड वगैरह आ रहा है तो ये जैसे वॉटेज में है, इसको अगर हम ऐड करना चाहें तो अभी देखो अपने पॉइंट्स पर आते हैं। मैंने इस रिपोर्ट को किया कैलकुलेट और क्लोज कर दिया। मैं वापस से आता हूँ, अपने स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ। आप चेक करो आपने रेविट पर ही कैलकुलेशन की है तो कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो यहाँ आ गई वैल्यू। जो वैल्यू कैलकुलेटेड में आई है वो अपने आप ही स्पेसिफाइड में दिखाने लगा। मैंने यही चीज़ बोली थी आपको। तो अब आपको पहले से पता है कि आपको ऑफिस स्पेस के अंदर 204 CFM की ज़रूरत है। वहाँ हमने शेड्यूल की बनाई थी, तब जाकर के हमें पता चला था। ये क्या ठीक है, यहाँ तक कोई कुछ पूछना है किसी को? अब आगे बढ़ते हैं। अब शेड्यूल क्रिएट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग होगा? स्पेस के अकॉर्डिंग। यहाँ से सबसे पहले हम ऐड करते हैं नंबर, नेम, लेवल। कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो, एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो। एक फंक्शन बनाते हैं, इसको नाम देते हैं डिफरेंस। हमें डिफरेंस किस किस का चाहिए? एयर फ्लो, एक्चुअल, चलो कैलकुलेटेड माइनस एक्चुअल, ओके ओके कर दिया। पैरामीटर बन गया। अभी जैसे सबसे पहला क्या है, 1002 स्टेयर। वन 1002 स्टेयर ये है स्पेस। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, आपकी यहाँ रिक्वायरमेंट है 63 CFM। आप सीधे गए सिस्टम स्टैक, एयर टर्मिनल, आपने यहाँ जाके प्लेस किया, आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने बोला कि यहाँ आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 65 CFM राउंड ऑफ। अब क्योंकि वैल्यू आप इनको ही इनपुट देना है तो इसमें कोई ऐसा नहीं आएगा कि 20-25 को मैनेज करने के लिए आपको बार बार वोल्टेज बदलने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंट्रोल कम्प्लीटली आपके पास है।
जितना आपको सप्लाई देना है। इसके अकॉर्डिंग डक्ट रिसाइजिंग हम करेंगे बाद में, पहले हमें सप्लाई डिफ्यूज़र्स लगाने होंगे, क्योंकि डक्ट रिसाइजिंग अदरवाइज किस पैरामीटर पर करोगे, ठीक है। बाद में आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, पहले आपको स्पेसिफिकली ये बताना है। अब अगर आप वापस वहाँ जाएं, अब आप चेक कर सकते हैं, देखो फिर से वही करते हैं, फॉर्मेटिंग में चलते हैं, डिफरेंस, इस पर कंडीशन लगाते हैं कि अगर डिफरेंस इक्वल ना हो, यहाँ तो हम -10 +10 पर कर सकते हैं, कंट्रोल हमारे पास ही है टोटल, तो क्या करें, उसको हाईलाइट कर दें। पहला केस हो गया। दूसरा, अपीयरेंस में जाइए, हमने स्ट्राइप रोज यूज़ की थी। फर्स्ट रो का कलर हम लोग थोड़ा ये रखते हैं, और सेकंड रो का कलर हम लोग ये रख लेते हैं, ठीक है। तो वो तो सेफ हो गया। अब बाकियों को हमें मैनेज करना है उसी तरीके से, बस एयर टर्मिनल प्लेस करना है और उसकी कैपेसिटी डिफाइन कर देनी है। ओके, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हर एक सीलिंग पर जा कर के हमें एयर टर्मिनल्स को प्लेस करना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आता हूँ 204.37, अच्छा सर, कि कहीं कहीं हो सकता है ना कि हमें एक से ज़्यादा एयर टर्मिनल्स लगाने पड़ेंगे। शेप पर डिफेंस करेगा, और कैपेसिटी अगर 500 से ज़्यादा चाहिए तो फिर ज़्यादा लगेगी। अच्छा, एक टर्मिनल की कैपेसिटी हो सकती है 500 तक। 497 समथिंग आ रही है ना डिफ़ॉल्ट, अच्छा, वो मैक्सिमम है, आप मिनिमम पे जा सकते हो, उससे बढ़ा नहीं सकते। सर ये वाला जो है ये वैसा वाला है जो हॉरिजॉन्टल वाला है, एक वर्टिकल आता है जो साइड में लगता है प्लानम में। ये है हमारे पास 120, ये भी अप्रोक्स हो जाएगा, यहाँ की कैपेसिटी भी कम मिलेगी, ये भी अप्रोक्स राउंड है। अब ये जो स्पेस है, देखो ये रेक्टेंगुलर है, यहाँ चाहे कैपेसिटी एक कवर अप कर ले लेकिन बैलेंस नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है 2 का लगाना। सीलिंग कम है, CFM केबल। इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, 263, मान लेते हैं 270 है, तो आपको चाहिए 135, 135। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल इसको सेलेक्ट किया, दोनों का रिक्वायरमेंट 135 का होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। अब आप वापस से वहाँ जा कर के देखेंगे, आप काफ़ी चीज़ें बैलेंस होनी स्टार्ट हो गई हैं। इस तरीके से आपको ये सारे वैल्यूज़ को क्या करना है, मैच बैलेंस कर देना है, सब क्रिएट हो जाएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपने एयर टर्मिनल्स लगा देने हैं। अब हमारे पास इस क्वार्टर में बचा ये वाला, ये है 120, अब देखो इसमें दूसरी चीज़ ये हो सकती है, ये हमें 2 भी प्लेस करने पड़ सकते हैं। ये एरिया तो कॉमन रहता है क्योंकि यहाँ पर फुल हाइट के पार्टीशन नहीं लगाए जाते, बट अगर ये वॉल दिखाई गई है तो ये फुल हाइट की हो सकती है, तो इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमें वो भी बैलेंस करना पड़ेगा इस स्पेस में और उस स्पेस में। और टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, 120, तो मैक्सिमम पार्ट अंदर दे दो 70, और यहाँ दे दो आप केवल 50, या आप और भी कम कर सकते हो, अंदर 80 बार 40, ऐसा भी आप कर सकते हो। ये जो क्वार्टर सेक्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया। जब एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए, सारे सप्लाई डिफ्यूज़र हमने प्लेस कर दिए हैं,
आप अगर सप्लाई डिफ्यूज़र के आसपास जब बाकी सर्विसेज का काम होगा तो ये एरोज़ आपको बहुत परेशान करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई डिफ्यूज़र्स को सिलेक्ट करें, एक को सिलेक्ट किया SA, सारे सिमिलर सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाएं एरोज़, अब आपको पहचान समझनी है। ये क्रॉस कैसा है, सप्लाई। रिटर्न एक लाइन, एक डायगोनल बस। एग्जॉस्ट, सप्लाई, रिटर्न, एग्जॉस्ट। ये शेप अपने पास क्रिएट कर लीजिए। आपको ये शेप्स देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गई है। हम अब इनको हटा देते हैं फ़िलहाल। ये कंप्लीट होने के बाद लेट्स से हम इन सारे सप्लाई डिफ्यूज़र को एक सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं इन सबको एक फैन मॉड्यूल से कनेक्ट करना या एक VAV से कनेक्ट करना। आप क्या करें, अपने सारे डिफ्यूज़र्स को सेलेक्ट कर लें। ऊपर की तरफ क्रिएट सिस्टम्स का एक ऑप्शन आ जाता है, डक्ट सिस्टम क्रिएट करने का। आपको डक्ट पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ नीचे की तरफ आपके पास ऑप्शन आता है कि सप्लाई सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं आप, मैकेनिकल सप्लाई एयर। हमने बोला L1 सप्लाई 1। अपने अकॉर्डिंग आप कोडिंग दे सकते हैं कि लेवल 1 पे सप्लाई 1, क्योंकि लेवल 1 पे मैं और भी सप्लाई सिस्टम्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया तो उसने क्या किया, इनको एक सिस्टम बना दिया। अच्छा वहाँ भी था ना, तो उसने उसे भी इसी सिस्टम में लिया, क्योंकि ऐसे प्रेस कर किया था हमने। ये पूरा एक सिस्टम बन गया और सारा कैसा हो गया, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है सप्लाई। अगर मैं फ़िलहाल आपको बना के दिखा रहा हूँ, केवल आपको बनाना नहीं है। ये रिटर्न है। अगर मैं इसको रिटर्न सिस्टम में कनेक्ट कर दूँ मैजेंटा, जनरली हम अगर कैड भी यूज़ करते हैं तो हम कैड में रेड कलर से हाईलाइट करते हैं रिटर्न। एग्जॉस्ट, तो ये कलर की रिप्रेजेंटेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। ब्लू कलर सप्लाई, मैजेंटा या रेड रिटर्न, ग्रीन एग्जॉस्ट, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो सिस्टम जो जो चीज़ सिस्टम में आती जाएगी उसका कलर ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। जैसे एयर टर्मिनल पहले ब्लैक था, सिस्टम बनते ही उनके कलर्स अपने आप चेंज हो गए। ठीक है बात। फ़िलहाल मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ये केवल कलर रिप्रेजेंटेशंस के लिए बताना था मुझे। जब एक सिस्टम कनेक्ट हो जाता है, अभी प्रैक्टिस के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ एक मैकेनिकल इक्विपमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ। मैकेनिकल इक्विपमेंट में एक डिफ़ॉल्ट इक्विपमेंट्स में आपको VAV मिल जाएंगे। कोई भी एक VAV उठा लेना, 250 mm का या 300 का कोई भी, और उसकी वैल्यू ये सब 2438 पर लगाया है, वो कंप्लीट जाएगा सीलिंग के अंदर। तो लेट्स से मैं वो ले रहा हूँ 2700 पर। मैंने उसको VAV को यहाँ प्लेस कर दिया फिलहाल, क्योंकि देख सकते हो आप आउटलेट ये वाला है। ठीक है बात। अब मैंने बोला कर्सर यहाँ लाया, मैं टैब की प्रेस की, पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो रहा है, सेलेक्ट कर लो।
ऊपर एक ऑप्शन आया जनरेट लेआउट या एडिट सिस्टम या सेलेक्ट इक्विपमेंट। सिस्टम तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसके इक्विपमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। ये भी आपका उसी सिस्टम का पार्ट बन गया, देखो ब्लू कलर हो गया। कर्सर वापस लाया, टैब की प्रेस किया, पूरा सिस्टम हाईलाइट हुआ, सेलेक्ट किया। अब वापस से देखा मैंने जनरेट लेआउट का ऑप्शन, मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट किया अब वो कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है उनको कनेक्ट करने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, छोटा सा ऑप्शन है, ये भी प्रॉब्लम ही एक तरीके की। अभी नहीं दिखा रहा, आगे चल के दिखाएगा। मैंने बोला ठीक है, काम करते हैं, फ़िलहाल कैंसिल करते हैं लेआउट को। अलाइन टूल यूज़ करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर दो, फिर से इसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर दो। 3 अलाइन हो गए। अब हम वापस से चलते हैं, टैब की इसको सेलेक्ट किया, जनरेट लेआउट। आप चेक करो वो प्रॉब्लम हट गई। दूसरी चीज़, अगर हम इन्हें एज इट इज़ ले जाएंगे तो अब क्या होगा, ये जो टर्मिनल्स है ना बीच वाले, जो ठीक डक्ट के नीचे आया बीच में, कॉर्नर में कोई दिक्कत नहीं है, जो इन बिटवीन एज बीच में आया, बाकी यहाँ दिक्कत नहीं है, ये बीच में आएगा, ये भी एंड पर है, वो भी एंड पर है। सेटिंग्स में जाएंगे, डक्ट की हाइट, जो सेंटर हाइट होगी, ब्रांच की जो सेंटर हाइट होगी, यहाँ एक और ऑप्शन आता है सेटिंग्स में, फ्लेक्स डक्ट टाइप, यानी कि आप फ्लेक्स डक्ट भी यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। बेसिकली हम मेन डक्ट ले जाकर एयर टर्मिनल में तो नहीं डालते, फ्लेक्स डक्ट से कनेक्ट करते हैं। बट फ्लेक्स डक्ट की भी एक लिमिटेशन होती है, जैसे इसने जनरली लिया कि 6 फीट से बड़ा हम यूज़ नहीं करेंगे। इन जनरल जो हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेक्स डक्ट, वो राउंड यूज़ करते हैं और अराउंड 5 फीट का यूज़ करते हैं। हमने इसको ओके किया और फिनिश लेआउट कर दिया। एंड वालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, दिक्कत आई होगी यहाँ, दिक्कत आई होगी यहाँ, इन 2 जगह। आपको अगर मैं इसे 3D में लेकर जाता हूँ, और इस चीज़ को थोड़ा फाइन करूँ, इस चीज़ को थोड़ा शेडेड करूँ, अब आप चेक करो प्रॉब्लम यहाँ भी है। हमने बोला एक काम करते हैं, कर्सर यहाँ लाते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, पूरा डक्ट सिस्टम सेलेक्ट हुआ है, नहीं बाकी भी चीज़ें सेलेक्ट हो गई है ना, कॉमन। हम फिल्टर में गए, हमने बोला हमें केवल और केवल डक्ट्स को सेलेक्ट करना है। डक्ट की जो मिडिल एलिवेशन है 2750 आ रहा था ना, हमने उसे कर दिया फ़िलहाल 2850। ये आ गया अपने आप। बेसिकली हाइट उतनी कम थी कि ये फ्लेक्स डक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। अब आपके सामने जो प्रॉब्लम आई है वो यहाँ आई है, देखो यहाँ देखो कनेक्शन, बहुत छोटा सा कनेक्शन है, थोड़ा फाइन करें तब आपको दिखाई देगा। देखो कनेक्ट तो हो रहा है। और जो दूसरी प्रॉब्लम आई है आपके पास, यहाँ भी देखो ऐसे ही, मतलब कनेक्शंस किए जा सकते हैं, लेकिन राउंड ऐसे फ्लैक्स डक्ट तो आएगी ही नहीं कहीं से। इसके दूसरे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, डायरेक्ट ग्रिल डक्ट पे लगा दी जाती है, जैसे आप मेट्रो स्टेशन वगैरह में देखते हैं, ठीक है, तो उसके प्रोसीजर अलग हैं। फ़िलहाल एज ए स्टार्टिंग आपको केवल इतने अंडरस्टैंडिंग देखनी है करके, और कुछ नहीं करना।